नमस्कार, मैं रवीश कुमार। हम लोग में आरक्षण पर यह दूसरी और प्राइम टाइम की मिलाकर 5वीं बहस है। हर बहस कई अधूरे सवालों को छोड़ जाती है और कई वही पुराने पूर्वाग्रहों, जातिवादी सोचों को सक्रिय भी कर देती है। राजनेताओं से लेकर दलित चिंतकों को लेकर हम बहस कर चुके हैं। आज बहस कुछ अलग है। आज की बहस में दोनों तरफ से कर्मचारी यूनियन के नेता हैं जो अपनी तरफ से दलील देंगे कि क्यों प्रमोशन में रिजर्वेशन होना चाहिए। दरअसल यह मामला प्रमोशन में रिजर्वेशन का नहीं है, कंसिक्वेंशियल प्रमोशन का है। परिणामी ज्येष्ठता इसे कहते हैं, इसे समझना बहुत जरूरी है। ये क्या है? मान लीजिए कि 1990 में एक दलित और एक सवर्ण जूनियर इंजीनियर दोनों साथ बनते हैं और 2000 में दोनों प्रमोशन पाकर असिस्टेंट इंजीनियर बन जाते हैं। 2010 तक आते आते दोनों फिर से प्रमोशन पाते हैं और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बन जाते हैं। लेकिन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पद पर दलितों की कुछ सीटें खाली हैं, क्योंकि शुरू से ही दलितों की सारी सीटें भरी नहीं जा सकी हैं। इसी की भरपाई के लिए 1995 में ज्वाइन किया जूनियर इंजीनियर को सीधे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बना दिया जाता है। इस तरह से सवर्ण और दलित सीनियर के बराबर एक दलित जूनियर भी आ जाता है। और ये आपको, जब तक आप इसे समझेंगे नहीं, आपको ये मसला समझ में नहीं आएगा। तो इस हिसाब से होता यह है कि शीर्ष पदों पर सीटें खाली होती हैं, इसलिए दलित सीनियर तुरंत प्रमोशन पा जाता है। जो सवर्ण सीनियर था वो या तो 5 साल बाद आए नए जूनियर के बराबर रहता है या उसके नीचे चला जाता है। दलित अफसर का प्रमोशन अनारक्षित पदों पर भी हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पदोन्नति में आरक्षण हो सकता है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के मामले में यह बताना है कि कैसे अमुक दफ्तर में प्रतिनिधित्व कम है, कैसे नौकरी के बाद भी पिछड़ापन है और इससे प्रशासनिक कुशलता पर क्या असर पड़ता है। इन्हीं 3 बातों को समाप्त करने के लिए संविधान संशोधन हो रहा है। हर बार होता है और सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो जाता है। प्रमोशन असंतोष का सबसे बड़ा कारण है। हर जाति के भुक्तभोगी और सुविधा भोगी आपको मिलेंगे इस मामले में। लेकिन किसी जूनियर को सीनियर क्यों बनना चाहिए? क्या जूनियर सिर्फ सवर्ण अफसर का सीनियर बनता है या अनुसूचित जाति के अफसरों का भी बनता है? क्या यह सही है कि समय पर सारी सीटें नहीं भरने से यह समस्या पैदा होती है? क्या प्रमोशन में रिजर्वेशन का विरोध आरक्षण का भी विरोध है? इन सब सवालों पर हम यहां आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि कुछ खास पैनलिस्ट हैं जो कर्मचारी यूनियन के नेता हैं। एनडी राम साहब हैं और प्रेसिडेंट हैं SC/ST एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन BSNL के। ओपी पांडे साहब हैं उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद अभियंता संघ के। और कुलबीर सिंह गिल साहब हैं, आप एसोसिएट प्रोफेसर GNDEC पंजाब से आए हैं। वी हनुमंता राव साहब हैं, आप सांसद हैं और चेयरमैन हैं MP's पार्लियामेंट्री फोरम फॉर OBC। और हमारे साथ कुशल पाल सिंह हैं, आप प्रेसिडेंट हैं नोएडा एम्प्लॉयज एसोसिएशन के। तो एक तरह से यहां जो बातचीत होगी, ये लोग आपस में दलीलें देंगे कि क्यों प्रमोशन में रिजर्वेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। दफ्तरों के भीतर का सीन समझ में आए, इसीलिए आज इन लोगों को बुलाया गया है। हमारे साथ हैं, पहले मैं सांसद साहब से ही पूछ लेना चाहता हूं, हनुमंता राव जी से, कि आपका मत क्या है? जो OBC फोरम है, ये समझा जा रहा है कि आप प्रमोशन में रिजर्वेशन होना चाहिए या सिर्फ दलितों के लिए नहीं होना चाहिए, OBC के लिए भी होना चाहिए। আমি सभी पार्लियामेंट इरेस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज के अफिलिएशन रहने वाले सभी मिलके बोले कि हमारा भी पिछड़ा वर्ग लोगों को भी उनका हक मिलना चाहिए। ये जब पार्लियामेंट में जब ये डिस्कशन आया, फ्लोर ऑफ द हाउस में हमारे सीताराम केसरी उस जमाने में सोशल वेलफेयर मिनिस्टर थे, वो फ्लोर ऑफ द हाउस में अश्योरेंस दिया शेड्यूल कास्ट के साथ होने के बाद बराबर OBC का भी उनके साथ भी अन्याय हुआ, बराबर ये बिल लागू करेंगे। उसके बाद से 95 से अभी तक नहीं हुआ। अभी ये UPA सरकार और खुसूसन हमारी सोनिया गांधी सामने आके आज दलितों के साथ अन्याय हो रहा है, उनका भी रिजर्वेशन होना चाहिए। जब वो रिजर्वेशन उनका होना चाहिए तो हम बोल रहे भाई मैं तो पहला लेटर लिखा हूं प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी पहले उनको दे दो, उसके बाद हम भी पिछले वर्ग वाले जमाने से हम पीछे पड़े हुए, हमारा भी प्रमोशन होना चाहिए। हम ये भी उनको मदद कर रहे हैं, साथ ही साथ हमारे भी मसला देखो, ताकि परसों जो बिल के बाद हमारी मायावती होने या दूसरे SC लीडर राजा होने दो, ये लोग क्या बोले, बराबर हम भी तो हमारा होने के बाद हम OBC को भी मदद करेंगे। आप देखो सेंट्रल गवर्नमेंट में जितने भी एम्प्लॉयज है, ये ग्रेड में 5.4 है प्रमोशन में,
उसके बाद बी में देखे तो 4.2 है। तो हमारा प्रमोशन ऑलरेडी 27% पर नेम सेक है। ठीक है, इवन हनुमंता जी, मैं ये नौकरियों पूछना में चाहता हमको हूं कि ये प्रतिशत क्या सिर्फ आरक्षण से ही बढ़ाया जा सकता है? कोई और दूसरी व्यवस्था आपको नहीं नजर आती? तो ये मेरिट सिर्फ अपर क्लास वालों को ही रहता है क्या? गरीब में भी मेरिट नहीं रहता क्या? हमारा भी इंटेलिजेंट ओबीसी वाले बहुत से इंटेलिजेंट मैंने ये नहीं कहा, शेड्यूल कास्ट में भी इंटेलिजेंट लोग हैं। मैंने ये नहीं कहा, मैं मेरिट के सवाल पे नहीं गया कि अभी जो प्रमोशन की जो व्यवस्था है उसमें जरूर कमी होगी, कोई वजह होगी जिसकी वजह से ये प्रतिशत कम है। तो क्या उस व्यवस्था में दुरुस्त करने की कोई गुंजाइश नहीं है? देखो, मैं ये कोई व्यवस्था नहीं है साहब। ब्यूरोक्रेट में जो टॉप लोग बैठे हुए हैं वो उनका मसला है। वो किसी गरीब आदमी को ऊपर नहीं आने देते। मैं देखा हूं, बैंकों में देखा हूं और पब्लिक सेक्टर में देखा हूं हाउ उनके साथ अन्याय करते हैं। एम्प्लॉय के साथ जो बीसी एससी एम्प्लॉय के साथ मेरे आंखों से देखा हूं। तो इसी वजह से ये आरक्षण की वजह से एससी का भी लाभ होगा, ओबीसी का भी लाभ होगा। ठीक, ओबीसी का दोनों का वकालत। पांडे जी, क्यों नहीं होना चाहिए आप बताइए? क्योंकि कोर्ट का इशू है, संविधान संशोधन हो रहा है। वहीं से शुरू करूंगा कि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में कई मामले गए और कोर्ट ने तमाम मामलों में पाया कि इस प्रमोशन का रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है और उल्टे एससी एसटी को ज्यादा प्रमोशन देने से जो सामान्य और पिछड़े वर्गों के अधिकारी या कर्मचारी हैं उनके साथ अन्याय हो रहा है। और 3-4 केसेस में वो पाया गया। पहला सब्बरवाल का केस हुआ जिसमें ये हुआ कि बैकलॉग रहता था क्योंकि शुरू में अपॉइंटमेंट कम हुए हैं, कम प्रमोशन हुए हैं। तो ये पोजीशन आ गई कि 100% प्रमोशन एससी एसटी का हो रहा था। तो सब्बरवाल केस में ये कहा, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप रोस्टर बना दीजिए और आपका पोस्ट जहां जहां आएगा तय होगा, 1 है, 5 है, 11 है, 16 है, 21 है, इस लेवल पर आप जाएंगे जिससे एक्सेसिवनेस ना आए कि रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन हो। कोर्ट ने ये लिया कि जो सिस्टम है 3 तरह के लोग हैं। कुछ लोग जस्टिस चाहते हैं जो एससी एसटी के एम्प्लॉइज हैं, कुछ लोग इक्विटी चाहते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट दिया गया है कि राइट टू इक्वलिटी, अगर हम साथ में नौकरी किए हैं तो साथ में प्रमोशन हो। और देश जो है इफिशिएंसी चाहता है, वो चाहता है जो गवर्नमेंट सिस्टम हो इफिशिएंट हो क्योंकि पूरे देश का डेवलपमेंट वर्क इसी से होना है। तो कोर्ट ने इसमें एक बैलेंस किया कि ठीक है जस्टिस दे दीजिए, इनके प्रमोशन मिल जाए, लेकिन इक्विटी हो कि बहुत ज्यादा अन्याय किसी के साथ ना हो। और तीसरी चीज है इफिशिएंसी हो। अगर बहुत ज्यादा एक ही वर्ग के लोग प्रमोट होते जाएंगे, ज्यादा इनका प्रमोशन हो रहा है तो फिर इनकी संख्या कम क्यों है? नहीं, कम नहीं है सर। हम जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं उस डिपार्टमेंट में 2 केस लूंगा। एक असिस्टेंट इंजीनियर 76 में ज्वाइन करता है, दूसरा असिस्टेंट इंजीनियर 86 में ज्वाइन करता है। जो 76 में ज्वाइन करता है उसका पहला प्रमोशन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के 2002 में होता है आफ्टर 26 ईयर। जो 86 में ज्वाइन करता है उसका पहला प्रमोशन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होता है। 76 वाला जो 10 साल सीनियर है 94 से उसका एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, फिर 2000 में वो सुपरिटेंडिंग इंजीनियर हो रहा है। 76 वाला एक चीज और है, एक 26 साल में बनता है और एक जो आगे थोड़ा और ऐड करना चाहता हूँ। फिर 2000 के बाद 2004 में वो चीफ इंजीनियर लेवल 2 होता है और लेवल 1 होता है। तो हमेशा कंटिन्यूअस 2-2, 3-3 पोस्ट आगे हैं। और उसी के साथ जो साथ में ज्वाइन किया है 86 में जो जनरल कैटेगरी का है वो 2010 में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होता है और 2004 में वो चीफ इंजीनियर लेवल 1 होता है जो हाईएस्ट पोस्ट है। तो एक तरह रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन है क्योंकि इफिशिएंसी क्या होगा, पर उसका प्रमोशन तो उसी कोटे के भीतर हो रहा है ना? नहीं, कोटे के भीतर नहीं हो रहा है। अगर कोटे के भीतर नहीं हो रहा है उसमें नहीं हो रहा। पहली बात, ये जो कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी है ये पहले ये माइंड मेकअप कर लेना चाहिए कि अलग से कोई रिजर्वेशन नहीं है। इसकी जरूरत तभी पड़ी है जबकि हमारा परसेंटेज पूरा नहीं है। दूसरी बात, हमारा एफिशिएंसी कभी भी इफेक्टेड नहीं होता उसे। अगर किसी को पहले प्रमोशन दिया जा रहा है तो उसकी एफिशिएंसी कभी भी इफेक्ट नहीं होती है। तीसरी बात मैं इसमें कहना चाह रहा हूं कि ऐसे अगर माइंडसेट गवर्नमेंट की या किसी की अगर साफ रहती तो अभी हमारी इतनी पोस्टें खाली क्यों हैं? खाली अभी पड़ी, जैसे आप पांडे जी ने बताया, हो सकता है इनके यहाँ ना हो, लेकिन ओवरऑल एज ए होल अगर पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात अगर हम करें तो सभी जगह पोस्टें खाली हैं। तभी बैकलॉग की ये जो बैकलॉग आ रहा है बीच में निकल के एक वर्ड आ रहा है बैकवर्ड का, ये बैकलॉग जो वर्ड है ये बिल्कुल एबोलिश हो जाएगा अगर हमारा परसेंटेज 15% 7.5% अगर दिया जाए। ये करेंगे जो सीटें हैं अगर वो समय से भर दी जाए तो इसकी नौबत नहीं आई। इसकी नौबत ही नहीं आई, पहले ये भरा ही नहीं जाता, इसीलिए कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी दिया जाता है ताकि आगे पोस्ट हमारे जो खाली है उसको भरा जा सके। और एफिशिएंसी कभी भी इफेक्ट नहीं होता। मैं बता रहा हूं, इसलिए जो रोस्टर प्रमोशन होती है कि अभी 200
जो है हाँ, वो मैं आ रहा हूं, लागू नहीं होता। यहाँ बहुत कंस्पिरेसी के तहत क्या करते, बहुत कम सीटें नहीं, वो निकालते एक चीज जो मैं हैं। कह रहा हूं, आ रहा हूं, सबके पास आऊंगा, एक सेकंड में। मैं बिल्कुल मैं प्रूफ दूंगा। जो ये सिक्स तक आने नहीं पहले दिया तो जाता मैं है। डिटेल में नहीं जाता, पहले तो मैं नहीं- सांसद साहब की इस बात से सहमत नहीं हूं, मैं भी ओबीसी से आता हूं। आज एससी तंग कर रहे हैं सबको, ओबीसी या जनरल नहीं कर रहे हैं, ये बात तो मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं, ये बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। दूसरी बात मैं कहूंगा, ये परसेप्शन वाली बात है, नहीं, ये परसेप्शन मैं वाली है, प्रूफ दूंगा। उनका बोला है तो आप कहते हैं सुनो, तंग कर रहा है, सर, ठीक है, सुनो, मेरी- आप दलील पर बात दलील पे बात कर परसेप्शन रहा हूं। मतलब ये हमारे यहाँ 1981 में एक जनरल से जेई आता है या बैकवर्ड से जेई आता है 1981 में, हाँ। 31 साल भर वो जेई है। और अगर एससी से कोई 1986 में, 1989 में, 1990 में हाँ। जेई आता है, तो आज वो पता है उसका क्या है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। ठीक है, हाँ। जितना उनको मिला। एक सेकंड उसके बाद हाँ, एक सेकंड उसके विभाग में 1980 में एक जेई आता है जनरल से, एक जेई आता है एससी से। आज वो जेई 1980 वाला हेड ऑफ द डिपार्टमेंट प्रमुख अभियंता है, ठीक है। प्रमुख चलिए, अभियंता। आप ये समझ समझ रहे हो? गए। वो 32 बैरवा साहब, वर्ष तक एक उसी जेई सेकंड। में- नहीं हो रहा है। ये है नहीं, नहीं, नहीं। मेरे नहीं हो रहा अभी। मेरे नहीं, पास नहीं, प्रूफ बिल्कुल है, इसलिए कि हमारा मेरे promotion पास का प्रूफ reservation है। नहीं ये जो हमारे आयोग तो class आयोग level की पे- भाष देते class हैं level और अपने पे गलत काम promotion नहीं कराते है। हैं, मेरे पास प्रूफ है। नहीं, मैं एक आपको सेकंड, प्रूफ एक दूंगा। सेकंड, एक सेकंड। मैं इसको ना आपको आप प्रूफ देखिए, दूंगा। तू मैं नहीं बदलता। नहीं। राम साहब ने कहा कि एनडी राम ने कहा कि कुशलता जो है वो प्रभावित नहीं होती है। वो बात समझ में आती है कि कहीं कॉर्पोरेट में बहुत सारे जूनियर लोग सीईओ बन जाते हैं, तो वहां तो कुशलता प्रभावित होने की बात नहीं आती, उसको छोड़ देते हैं। अभी ये जो दलील दी जा रही है, जो बड़ी दलील दी जा रही है कि जूनियर सीनियर बन गया है, ठीक है, इसके काउंटर में आपका क्या कहना है? इन्होंने जो एग्जाम्पल दिया, हाँ, मैं आपको एक तरह से समझाना चाह रहा हूँ इश्यू, वो ये है कि यदि ये आरक्षण नहीं होगा तो हमारा 1% भी एंट्रेंस गवर्नमेंट सर्विसेज के अंदर नहीं होगा। यदि रिजर्वेशन नहीं होगा तो जो प्रेस्क्राइब्ड परसेंटेज है जो कि तय किया गया है, हमारे संविधान निर्माताओं ने जो तय किया है वो फुलफिल कभी नहीं हो सकता। ठीक है। पदोन्नति में आरक्षण इसलिए जरूरी है कि जो प्रेस्क्राइब्ड परसेंटेज है वो टोटल कैडर पर मेंटेन करना है। जैसे 100 का कैडर होता है लगभग एक कोई भी डिपार्टमेंट में, तो उसमें सिर्फ 20% पद ऐसे हैं जो डायरेक्ट रिक्रूट होते हैं, 80% पद ऐसे हैं जो पदोन्नति से भरे जाते हैं। यदि वहां आरक्षण नहीं होगा तो 80% पदों पर कैसे SC/ST के लोगों को आप लाएंगे और कैसे रिप्रेजेंटेशन पूरा होगा। और दूसरी बात, आरक्षण नहीं होगा जो अभी जो व्यवस्था है, मैं उसमें क्या कमी मैं है इन लोगों जिसपे- की हाँ। तरह विषय से नहीं हट रहा हूँ। हाँ। रेल के कर्मचारी हैं 14 लाख, हाँ, जिसमें 4 लाख SC/ST के लोग होने चाहिए, नहीं है। आप एफिशिएंसी की बात करते तो हैं, पहली समस्या ये हुई कि भर्ती की समस्या है, है ना? भर्ती की तो समस्या क्यों नहीं है, इसको आप एड्रेस कर सकते हैं, वो प्लस- क्यों नहीं है, क्यों नहीं आ रहे हैं सर, 4 लाख? मैं बता रहा हूँ ना हाँ, आपको, ठीक है। पदोन्नति में आरक्षण यदि नहीं होगा तो नीचे के रिक्रूटमेंट ग्रेड से ऊपर के ग्रेड में आदमी नहीं जाएगा। जब तक उसमें नहीं जाएगा तब तक रिक्रूटमेंट का कंसर्न SC/ST का नहीं होगा, बैकलॉग हमेशा अधूरा पड़ा रहेगा। और जो अपमान की बात है कि सीनियर को ओवरलुक करके बनते हैं, रियली नहीं, हर डिपार्टमेंट के अंदर, इवन जनरल के अंदर, जनरल का सीनियर आदमी बैठा है, उसको ओवरलुक करके और जूनियर जनरल को बना दिया जाता है, उस समय अपमान नहीं होता है। अपमान सिर्फ SC/ST केस में क्यों ये नहीं होता है, लेकिन हाँ, यस, मैं जूनियर भी, एग्जांपल समझ- बता रहा हाँ। हूँ। रेलवे बोर्ड का चेयरमैन, हाँ, एक सेकंड। विनय मित्तल साहब, हाँ। जो कि चेयरमैन रेलवे बोर्ड हैं, उनको कम से कम 10 सीनियर अफसरों को ओवरलुक करके चेयरमैन बनाया और उनके अंडर में मेंबर इंजीनियरिंग जो कि बहुत ज्यादा सीनियर हैं उनको नहीं बनाया। तो क्या उस समय उस मेंबर इंजीनियरिंग का अपमान नहीं हुआ? अभी इन्होंने दोनों ने एक एस्टेब्लिश की कि जब देखिए 2 अप्रोच है, जब सीनियर जूनियर अपर कास्ट वो सीनियर बन जाता है तब अपर कास्ट वाले प्रोटेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। पहले तो मैं आपका हाँ। एक जो MP साहब से आपने क्वेश्चन पूछा था, हाँ। भी इसका जो कोई अपलिफ्टमेंट फायदा नहीं हुआ तो और मैकेनिज्म डेवलप होना चाहिए। 65 साल से रिजर्वेशन पॉलिसी लागू है, अभी हमें इसका एवेल्युएशन होना चाहिए, भी इसका डाउन ट्रोडन का अपलिफ्ट में क्या कोई इसका रिमार्केबल फायदा हुआ है। ये नहीं हुआ तो डेफिनेटली न्यू मैकेनिज्म मस्ट बी इवॉल्व, एक पॉइंट। सेकंड, जो रिजर्वेशन के बारे में मैं बोलूंगा, मैं एक टीचर हूँ बेसिकली, स्टूडेंट आते हैं इंजीनियरिंग में, दाखिल होते हैं, रिजर्वेशन मिलता है, नो प्रॉब्लम, जनरल कैटेगरी शुड हैव नो प्रॉब्लम फॉर द रिजर्वेशन एट द टाइम ऑफ एडमिशन, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, उसको मॉनेटरी बेनिफिट मिलता है, 100% फी वेवर इज देयर फॉर रिजर्व कैटेगरी, जो सबको मालूम है, सब उसको माफ है, पास कर जाते हैं, देन दे गॉट द रिजर्वेशन इन अपॉइंटमेंट में रिजर्वेशन मिलता है। नाउ दे आर एट पार विद द जनरल कैटेगरी,
वंस दे गॉट द अपॉइंटमेंट, आप हिंदी बोलिए। हाँ हाँ, जब जॉब मिल जाता है उसको, फिर हाँ। वो जनरल वाले के एक साथ हो जाते हैं, एट लेवल पर आ जाते हैं। उसके बाद मैं चाहता हूं उसको रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। अच्छा, उन्होंने कही कि क्या रिजर्वेशन का क्या फायदा हुआ है, मैं ये कहना उसके चाह रहा हूं, मूल्यांकन का वक्त है। मेरा बिल्कुल। सवाल सुनिए। नहीं, मेरा सवाल हाँ, सुनिए कि चलिए। उसके मूल्यांकन का वक्त आ गया है। क्या इसकी गणना की जानी चाहिए कि कितने लोगों का मिला? वो शायद आपके हक में भी हो जाएगा। आप जो कह रहे हैं 4 लाख भर्ती होने चाहिए, वो नहीं होते हैं, ठीक है। कितने को नहीं मिला, मिला तो क्या हुआ? क्या इसका एक मूल्यांकन नहीं होना चाहिए? और दूसरा कि जब एक बार नौकरी सबको दे दी गई तो ये मान लिया जाए कि वो लाइन वहां से दौड़ की बराबर लाइन वहां से एक शुरू होती है जहां से सब बराबरी से 3 दौड़े। स्टेप पहले ले ले नहीं, हाँ। इनकी मैं अब आप जवाब दीजिए, आंशिक दोनों रूप से सवाल। कुछ बातों से सहमत हूं कि ये डाटा जरूर ये पब्लिश होना चाहिए, सबको जानकारी में होना चाहिए। जैसे मैं बीएसएनएल की बात कर रहा हूं, हम बीएसएनएल में बार बार आवाज लगाते हैं, हजारों बार लिख के मतलब देते हैं, कहते हैं हम कि भाई हमें एक्चुअल फिगर आप बताओ। और हमारे यहाँ बीएसएनएल का एक अपना पोर्टल है, बीएसएनएल इंट्रानेट है। मैं कहता हूं कि आप उस पर एक्चुअल डाटा डालो, एक्चुअल डाटा डालो कि किस कैटेगरी में कितने हमारे लोग हैं। लेकिन आज तक बीएसएनएल हमें सही फिगर नहीं देता है। और जब प्रमोशन आती है तो प्रमोशन के समय पे उलटफेर करके और दे देते हैं। जब हम मांगते हैं तो हमें डाटा नहीं देते वो। तो उसमें थोड़ा सा आंशिक रूप से मैं सहमत हूं। और रही बात पोस्ट की बात की, दोबारा रिजर्वेशन, मैं यही कहना चाह रहा हूं कि शुरू से ही पूरा हमारा परसेंटेज नहीं दिया जाता। अगर सही परसेंटेज अगर दिया जाता तो ये नौबत ही नहीं आती वहां पे देने की। मैं इसमें ये कहना चाह रहा हूं कि जो बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, मैं ये कहना चाहता हूं, सारे हमारे एमपी साहब सुन रहे हैं या और भी जो लोग हैं, सारे लोगों को मैं ये याद दिलाना चाह रहा हूं कि बाबा साहब का जो प्रेम्बुल है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रेम्बुल है, सारे लोग उसको भूल चुके हैं। दो तरह से इंजस्टिस आपके यहाँ हो रहा है कि एक तो वो भर्ती नहीं करते, दूसरा आप चाहते हैं कि संख्या बता दें कि कितना हुआ है, और दूसरा जो प्रमोशन की जो प्रक्रिया है वो आप ओपन कर देना चाहिए कि आपका मूल्यांकन कैसा हुआ, कैसा जो नहीं। सवाल आपने रखा है, देखिए, हाँ, एक बिंदु रह जाएगा। इस बात को हमारे देश के लोगों को सोचने की आवश्यकता है कि ये आरक्षण वास्तव में दिया ही क्यों था। एक तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कभी आरक्षण नहीं मांगा था। उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की थी, उन्होंने दलित स्थान की मांग की थी, और वो इसलिए की थी कि देश में असमानता है, SC ST के लोगों के साथ छुआछूत होता है, भेदभाव होता है, और जब तक ये रहेगा हम उन्नति नहीं कर सकते, हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता। गांधी जी ने इस मंथन किया और उस समझौते के तहत पूना पैक्ट हुआ। सर एक सेकंड, अब वो पूना पैक्ट के तहत ये प्रेस कार्ड परसेंटेज में रिजर्वेशन दिया है, तो आज ये सोचने की जरूरत है कि आरक्षण यदि नहीं रखा जाता है तो जो समझौता हुआ, क्या वो समझौता के तहत वापस क्रियान्वयन करेंगे? क्या वो परिस्थितियों में बदलाव आ गया है? क्या हमारी आर्थिक स्थिति में सुधार आ गया है? क्या पिछड़ापन दूर हो गया? चले हनुमंत सांसद जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। हाँ, आप कह लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ, इशू पे रहते हैं, इशू मैं आ रहा हूँ। सुनो, मैं आपको पूरा रूप दिखा रहा हूँ। हाँ, जो SC के जो हमारे यहाँ पोस्ट हैं, उन पोस्टों पे पूरे हेड ऑफ द साथ पूरे हेड पे टोटल इनके आदमी बैठे हैं। जितना 100% मैं आपको देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, इनके आदमी, ये जो है ना, इनके आदमी यही उनको कंफर्म कर रहा है कि ये इसमें जातिवादी सोच है। चलो देखिए, ये मानना पड़ेगा, इनके आदमी उनके आदमी। सॉरी मान लेता हूँ, नहीं, चलो सॉरी मान लेता हूँ, वो ठीक है, वो सॉरी कह लें, लेकिन अगर कोई कहेगा इनके आदमी तो नहीं। अब ये जो जिस बात है उठाने, उसको मैं कह रहा था, मेरा कोई आपका पॉइंट क्या है? मेरा पॉइंट ये है, जो ये कह रहे हैं कि हमारे प्रमोशन ऐसे नहीं हो, इनकी जगह अगर मतलब वो SC की जगह एक जनरल आदमी WS भर्ती होता है, वर्क सुपरवाइजर, वो वर्क सुपरवाइजर का वर्क सुपरवाइजर रहेगा, इनका वर्क सुपरवाइजर अगर होता है वो सीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर बन जाता है। ठीक है, इनका जो बिंदु ये है कि जो नीचे से शुरू करता है, एक बहुत आगे चला जाता है, एक बहुत पीछे रह जाता है। ठीक है, इस पे कोई जवाब देना चाहिए? इस पे ये जवाब है सर, जब सबका रिप्रेजेंटेशन फिक्स कर रखा है, एक तो जैसे पोस्ट बेस्ड रोस्टर का बताया कि बिंदु फिक्स कर रखे, तो वो सुपरसीड करके जाएगा और हमको अपमानित नहीं होना चाहिए। एक दूसरी बात है, जब किसी लेवल पर, एक मिनट, वो आपकी बिंदु का जवाब दे रहा हूँ, जब एक जगह जाकर के यदि कोई SC ST का कैंडिडेट मेहनत करके एफिशिएंट हो जाता है, सिलेक्शन क्वालिफाई करता है, या जनरल बिंदु पे जाने के लिए तैयार हो गया है, ACR उसकी सही है, एफिशिएंसी सही है, एक सिलेक्शन कमेटी उसको नहीं, आप उस पॉइंट का जवाब नहीं दे रहे। एक सेकंड, ये कह रहे हैं कि चलिए आपको मिला प्रमोशन, इनका जो जनरल कैटेगरी का, OBC कैटेगरी का है, वो जिस पद पे ज्वाइन करता है उसी पद पे रिटायर कर जाता है, तो ये इनका इनजस्टिस आपके रिजर्वेशन से कैसे इफेक्ट होता है, ये बताइए। सर ये यहाँ एक सेकंड सर, एक सेकंड, हाँ मैं आ रहा हूँ।
इनजस्टिस उसे कहते हैं हाँ। जब कानून के बाहर जाकर के किसी और को बेनिफिट दे दिया जाए तो वो एक आदमी के साथ इनजस्टिस होता है। लेकिन ये लॉ है कि रिजर्वेशन है प्रमोशन में और प्रेस्क्राइब्ड परसेंटेज कैडर में मेंटेन करना है। ठीक है तो हनुमंत राव जी, हमें injustice आपसे कहाँ एक हुआ? सवाल, मैं आ रहा हूं हनुमंत राव जी। जी, एक सज्जन ने ईमेल लिखा है और उन्होंने पूरा, वो बैंक में काम करते हैं और वो रिजर्वेशन के विरोधी नहीं है, लेकिन वो बताते हैं कि कैसे जब इम्तिहान होते हैं बैंक में तो SC ST के जो छात्र हैं उनको भी लगभग वही नंबर मिलते हैं। नंबर एक, यहां तो प्रवेश के समय हो गया। एक उदाहरण ले लेते हैं, मान लीजिए कि सच्चाई नहीं भी है, प्रमोशन के समय में भी यही शिकायत है इन लोगों की कि जो प्रमोशन होता है उसमें जो अधिकारी है, जो अपर कास्ट का है, वो दलित अफसरों को आमतौर पर कम नंबर देता है, जिससे वे रह जाते हैं। ये दो व्यवस्थाएं हैं और ND राम साहब कह रहे हैं कि अगर इनको सार्वजनिक कर दिया जाए, आप इसकी मांग क्यों नहीं करते हैं कि जिससे पारदर्शिता है और लोग मिथक ना बनाएं इस प्रमोशन को लेके, कि वो सार्वजनिक कीजिए कैसे प्रमोशन दिया गया, कैसे रिटर्न मार्क है। जी रवि जी, दो इश्यू है। एक तो जो सिलेक्शन होता है, जो डिपार्टमेंटल प्रमोशन का जब सिलेक्शन होता है, वो सिलेक्शन में जो होता है, जो टॉप पोजीशन को नेक्स्ट पोजीशन में जाते समय जब इंटरव्यू होता है, ये बात सही है, जो शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड वाले को वो अपना जो मार्क्स कम देते हैं, ये बराबर की बात है। क्यों बोले तो इसी वजह से आज देखो, मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में 194 टॉप ऑफिसर्स है, उसमें अगर कोई बैकवर्ड क्लास वाला ये 2-4 को तो बता बोलो, तो हमारे लोग नहीं आ सकते क्या, या शेड्यूल कास्ट नहीं आ सकते क्या? नहीं, बैकवर्ड मेरा सवाल है सर, सवाल इसीलिए मेरा है कि अगर आपको लगता है कि अन्याय, मतलब अगर आपको लगता है कि ये अन्याय कर रहे हैं सवर्ण ऑफिसर, एक तो इनको सजा मिलनी चाहिए अगर ये साबित होता है कि ये जात के आधार पे। एक सेकंड सर, इनको सजा क्यों नहीं मिलती है अगर ये जाति के आधार पे करते हैं, और ये सार्वजनिक क्यों नहीं किया जाता जिससे सबको पता चले कि हाँ ऐसा ये लोग कर रहे हैं? ये देखो रवि जी, जब तक वो सिलेक्शन कमेटी में हमारा बैकवर्ड वाला या शेड्यूल कास्ट जब तक नहीं रहेगा तो ये सिलसिला वैसी चलते रहेगा। वही इट इज सो मच ऑफ गैप। राम साहब, आज जो लोग समझ रहे हैं, सुनिए सर, सुनिए, 1 मिनट। SC ST एंड OBC पीपुल आर थिंकिंग हमारा 27% है, पब्लिक क्या समझ रही है, हमको 27% मिल गया, हम 6% से आगे भी नहीं बढ़ रहे हैं। इसका क्या मतलब है साहब, बोलो? पब्लिक तो हमारे समझ रही, हमारे साथ बेईमानी हो रहा, क्या लोगों को बताए बैकवर्ड लॉ से 27 ले लिए, हरिजन ले गए, समझ रहे, मगर इम्प्लीमेंटेशन कहाँ हो रहा है? इम्प्लीमेंटेशन नीचे तक नहीं हो रहा है। नहीं, तभी मैं सवाल कर रहा हूं, नहीं सर, एक सेकंड, तभी मैं सवाल कर रहा हूं कि आप सांसद लोग, जो आपका फोरम है, खड़े होकर इसकी बात मांग क्यों नहीं करते हैं? कभी तो हमने आपकी वैसी सक्रियता देखी नहीं कि लोगों की बहाली नहीं है, लोगों का प्रमोशन नहीं हो रहा है। मेरा जी नहीं, मैं 100% मैं बराबर नेक्स्ट मीटिंग जब भी होगा हमारा OBC MPs फोरम में, हम ये मसला लाएंगे, जो सिलेक्शन कमेटी में जब तक हमारा आदमी नहीं रहेगा उनको बराबर का मार्क नहीं मिलेगा तो वो आगे नहीं बढ़ेगा। उनके साथ 9 अब इस पॉइंट पे आ जाए। अब जरा अब जब दर्शकों के दिमाग में ये सवाल घूमेगा कि क्या सिलेक्शन कमेटी में सिर्फ अपर कास्ट होते हैं, सिलेक्शन कमेटी में अपर कास्ट होते हैं, क्या होता है ये बताइए, सिर्फ इसका जवाब दीजिए। सिलेक्शन कमेटी में नहीं, हमारे जो सिलेक्शन प्रमोशन कमेटी होती है, कमेटी में आदमी कोई नहीं होता, लेकिन उसको वॉच करने के लिए अलग से, जैसे हमारे यहाँ BSNL नहीं, एक मिनट, हमारे यहाँ BSNL में एक सेल बना हुआ है, SCT सेल बोलते हैं, उसमें एक ऑफिसर बनाया है, चीफ लाइजन ऑफिसर। उस लाइजन ऑफिसर को उसका मेंबर बनाते हैं, मेंबर रखते हैं, लेकिन ये इंटरनल सारा कर लेते हैं, और जब सिग्नेचर करने का टाइम आता है तो हमारे लाइजन ऑफिसर को बुलाया जाता है। ये मैं बता रहा हूँ। क्या लाइजन ऑफिसर को विरोध करने का राइट नहीं है उसमें? नहीं, एक मिनट, दूसरी बात, एक मिनट, एक सेकंड सर, एक सेकंड का जवाब। उसमें लाइजन ऑफिसर को एक जूनियर, हमारे यहाँ DGM रैंक के एक ऑफिसर को बनाया जाता है, और DGM जो है कभी भी मतलब खुल के नहीं आता, क्योंकि उसका CR जो है सीनियर लिखने वाला है, उसका इमीडिएट हम कहते हैं कि उसको जैसे CBO रखते हैं, हमारे हर एक डिपार्टमेंट में एक CBO होता है, डायरेक्ट CM से कंट्रोल। आप ये कह रहे हैं कि लाइजन ऑफिसर भी सीनियर उसी रैंक के बराबर का सीनियर ऑफिसर होना चाहिए, जो उनके बराबर का होना चाहिए। ठीक है, ये एक इनजस्टिस की बात हुई जो सरकारें करती हैं और जो आपके मांग के बाद नहीं होता। अब आप जवाब दीजिए। हाँ, जो ये डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी होती है। हाँ, पहली बात तो हमने डेटा इकट्ठा किया, पिछली चर्चा में बात आई थी कि सुपर सेशन होता है, सुपर सेशन के डेटा मैंने यूपी के डिफरेंट डिपार्टमेंट में इकट्ठा किए, तो मैंने ये पाया
कि SC ST की केस में सुपरसेशन लेस देन 1% है और जनरल OBC केस में ये सुपरसेशन 4-5% है। मतलब क्या हुआ, आप दर्शकों का भी में तो SC ख्याल- ST का सुपरसेशन कम से कम हो रहा है। अच्छा। और लगभग सभी लोग जब उनका नंबर आ रहा है प्रमोट हो रहे हैं, बल्कि जनरल और OBC का प्रमोशन कम हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि SC ST एक्ट के ठीक डर है, से पांडे जी। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता है और जनरल OBC के खिलाफ खराब रिपोर्ट, खराब काम करने पर लिखी जाती है, नंबर 1। नंबर 2 चीज, अनिवार्य रूप से मेंबर रहता है SC ST का और वो मेंबर की दस्तखत बिना कोई भी DPC पूरी नहीं हो सकती। तीसरी चीज, नहीं, उन्होंने जो जवाब दिया जूनियर अधिकारी होता है, सारे लोग नहीं मीटिंग कर लेवल लेते तय हैं। होता है। और एक यूपी स्टेट में हाँ। हर कमेटी के लिए एक लेवल तय है। हाँ। अगर असिस्टेंट इंजीनियर टू एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, ऐसी एंड एबव लेवल का ऑफिसर होगा, चीफ इंजीनियर सिलेक्शन होगा, ही शुड बी डायरेक्टर और चीफ इंजीनियर। तो हर कमेटी का लेवल तय है। अब मुझे एक जूनियर बात लेवल का बताइए। प्रमोशन होगा, ठीक उसका है। लेवल तय है। एक बात मुझे बताइए कि क्या हमने ये सही समझा है ना कि जो SC ST का प्रमोशन हो रहा है उनके कोटे में हो रहा है? कोटे में नहीं हो रहा है, कोटे से अलग ज्यादा हो हो रहा है। कोटा में हो रहा है ना? ज्यादा हो रहा है। चलिए ठीक है, मान लीजिए 10% ज्यादा हो रहा है। 10 नहीं ज्यादा हो रहा, 100% 40% मान लेते हैं। 100%। 90% मान लेते हैं। लिस्ट आपके जो सामने 10% है। है, वो तो अपर नहीं, कास्ट 90 नहीं, होता है। 10 भी नहीं हुआ है। लिस्ट आपके सामने है। 18 चीफ इंजीनियर लेवल 1 है पावर कॉर्पोरेशन में, 25 SC ST इस लिस्ट में। आप देख लीजिए लिस्ट आपके सामने, मोर देन चलिए, आपने 100%। एक ऐसे, अब ठीक है, ये अच्छी और बात मोस्ट है ऑफ द इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट स्टेट ऑफ यूपी कि में ऐसे कई ये है। विभाग हैं जहां पर प्रतिनिधित्व अच्छा है, ऐसे कई अच्छा नहीं विभाग है, हैं। 100% लेकिन- है। हाँ, एक सेकंड सर, बैठ जाइए सर, यहाँ ये, हाँ लिस्ट हम भी बता दें। हाँ, अब आपने लिस्ट बताया, अब आप लिस्ट बताइए। 89 सेक्रेटरीज टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, हाँ। जिनमें SC ST के लोग नहीं है। नॉट ए सिंगल, नॉट सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट। पर उसमें एक दलील ये आई है कि चूंकि इनका काडर में प्रमोशन होता है, 1980 बैच के एक साथ सेक्रेटरी बनते हैं। एक सेकंड, मैं कह रहा हूं कि वो ठीक है कि मनमोहन सिंह के डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी नहीं है, लेकिन 1980 बैच का जो दलित अधिकारी वो भोपाल में सेक्रेटरी है, पद पर है। वो ठीक है कि ये आप डेटा दिखा रहे हैं कि यहाँ उसका प्रतिनिधित्व नहीं है, ज्यादा गंभीर बात है कि यहाँ भी होना चाहिए जरूर, ठीक है, लेकिन वो किसी के अधिकार मार के नहीं है, वो जरूर। सिलेक्शन के बारे में मैं हाँ, आपको बताना आप रेलवे का उदाहरण देके उनके पॉइंट को हाँ, counter हम कीजिए। बता रहे हैं। ये वाले में बहुत हम बता डिबेट रहे है हैं इसमें। सर, हाँ, जैसे DRM बढ़ाने में रिजर्वेशन नहीं है हाँ, प्रमोशन में, क्योंकि हाँ, ठीक है। क्लास 1 में लोएस्ट रंग में रिजर्वेशन है, हाँ, ठीक है। प्रमोशन में नहीं है। हाँ। तो जब DRM बनाया जाता है उसमें रिजर्वेशन नहीं है। ऐसे में जनरल मैनेजर जो DRM बनने की लाइन में SC ST के अधिकारी होते हैं, उनकी ACR में ग्रेडिंग बढ़ते हैं, आप एक्सेलेंट। मुझे संख्या के हिसाब से बता उनकी देंगे। ग्रेड- देखिए, जहां पर रिजर्वेशन नहीं है ना, जी DRM के पोस्ट में, ये रेलवे का बता रहे हैं, उसमें से सिर्फ 2 है। नहीं, हमारा ये कहना है ठीक है, कि आप तो इसका सिलेक्शन मतलब कमीशन- है कि नहीं, सिलेक्शन नहीं, हमारा कैसे ये कहना इंश्योर है किया जाए, ये कि तरीका ही सिलेक्शन है ना कि कमीशन RTI जब मिल तक सकती अगर है। रिजर्वेशन से इंश्योर नहीं करेंगे। एंटायर रिजर्वेशन पॉलिसी का मैटर है यहाँ। हाँ, यहाँ और ये एक DRM category का 68 DRM कितने ऑफिसरों से बनते हैं, कितने दलित और जनरल कैटेगरी के अफसरों के बीच में से 68 DRM बनते हैं? सर 68 बनाने के लिए कम से कम 500-600 मतलब ऑफिसर होते हैं, सब कास्ट के मिला के। उसमें SC ST का रिजर्वेशन नहीं होने के कारण SC ST के लोगों को नहीं बनाया जाता। और दूसरा, क्योंकि प्रॉपर उसमें सर ACR में एक्सेलेंट लिखते हुए ठीक है, वर्किंग अब गिल साहब, मैं और ब्रेक लिख पे दिया जाना जाता है चाहता हूं। नॉट गिल फिट साहब, फॉर DRM। ये आपने दोनों तरफ से सुन लिया, पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं। एक तो आप एक अविश्वास तो पता चल रहा है ना कि कोई एक सिस्टम है जो किसी ना किसी वजह से कोई उसको डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है, हटाने की कोशिश कर रहा है। एक तो तो सर ये रास्ता क्या मिलता है इस बहस का? अगर इनको रिजर्वेशन से हम प्रोटेक्शन नहीं देंगे तो 68 में से 2 बने हैं, वो भी नहीं बनेंगे। मैं हाँ। BSNL की बात बता एक रहा सेकंड, आप छोड़ दीजिए उसको। हाँ सर, पहले तो मैं पॉलिटिकल जो आप पूछ रहे थे MP साहब से, हाँ। मैं बोल रहा हूँ पॉलिटिकल विल क्या है। मैं गूगल पर सर्च कर रहा था, हाँ। किसी MP ने लिखा है भाई सीक्रेट वोटिंग होगा तो 70% MP है जो इसके अगेंस्ट वोट डालेंगे। एक तो ये उन लोगों का जो डबल फेस है, स्टेज पर आते हैं कुछ और बोलते हैं, पीछे कुछ और बोलते हैं। जो ये बात कर रहे हैं वो इंजीनियरिंग सर्विस से, जैसे IAS आते हैं ऐसे इंजीनियरिंग सर्विस से डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है। IAS इंजीनियरिंग सर्विस से जो उसको कम्पीट करता है, उस इंजीनियरिंग सर्विस में रिजर्वेशन है, वहां जो कम्पीट करेगा तो आगे जाएगा। वो तो सही कह रहे हैं। पॉइंट मैं और रेज करूंगा स्टेट का। हमारे मैं आई बिलोंग टू पंजाब। हाँ। जो भी इंजीनियरिंग में पंजाब में चीफ इंजीनियर हैं, हाँ। आप रिसर्च कर लें, पंजाब में नहीं कहीं और भी कर लें, मोर देन 50% चीफ इंजीनियर एट प्रेजेंट वो सब SC कैटेगरी को बिलोंग चलिए ठीक है, आप लोगों को वो भी बताना चाहिए ताकि लोगों को समाज में लगे कि हाँ रिजर्वेशन का फायदा भी होता है। लेकिन ये कह रहे हैं कि इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज के 600 अधिकारी अगर हैं, उनमें से 68 चुने जाते हैं DRM के लिए। उन 68 में से अब तो सब समान स्तर के हैं, अगर मान लिया जाए तो दलित हो या अनुसूचित जनजाति के हों या फिर जनरल हो, सारे समान हैं। तो उन समान क्षमता वाले अफसरों में से
68 जिनको डीआरएम बनाया गया उसमें से सिर्फ 2 ही रिजर्व कैटेगरी सर कम से कम 10 एग्जाम्पल नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर हेडक्वार्टर के बताता हूं, जिसमें वहां के जीएम ने ग्रेडिंग भरा, वर्किंग भरा एक्सेलेंट SC/ST ऑफिसर का। लेकिन एक कॉलम होता है कि ये डीआरएम के लिए फिट फॉर रैंक नहीं, उसमें लिख दिया नॉट फिट फॉर डीआरएम। तो ये अगर है ये सार्वजनिक किया जा सकता है। ये सार्वजनिक है। नहीं गिल साहब आप जवाब दीजिए। पांडे जी आप जवाब दीजिए। पांडे जी अगर ऐसा है, ठीक है, अगर ऐसा है तो क्या करना चाहिए? ऐसा हो आप बताइए। अगर ऐसा है नहीं कोर्ट में क्वैश हो जाएगा। कोर्ट में क्वैश हो जाएगा। कोर्ट में अदालत में जाने की रिपोर्ट बिना कारण के लिख नहीं सकते। एक राइट अदालत में जाने का है। अदालत में जाने पर भी गए हैं लोग, लेकिन अदालत में ये कह दिया गया कि जब उसको नॉट फिट फॉर डीआरएम कह दिया तो वो नहीं बन सकता, क्योंकि ये उसका डिस्क्रिप्शन है। जहाँ डिस्क्रिप्शन होता है तो ये कहा कि उसमें ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आप मुकदमे जब जो सिलेक्शन होता है उसमें SC का भी होता है, अल्पसंख्यक का भी होता है, सभी उच्च अधिकारी होते हैं। एक तो ये बात इनकी ये गलत है बिल्कुल 100%। और मैं ये कह रहा हूँ जो ये बात ये कह रहे हैं, नहीं उन्होंने कहा कि लाइजन ऑफिसर होता है। मैं ये कह रहा हूँ हेड होता है, उस विभाग का हेड होता है। और जनरल पोस्ट पे भी मैं आपको प्रूफ दूंगा, जनरल पोस्ट पे भी SC भी कभी हो जाते हैं। तो ये उसको तो नहीं कहते, बात नहीं समझे। जब प्रमोशन में, अगर प्रमोशन में हम आरक्षण करेंगे तो एक जो मेरे साथ लगा है वो मेरा 5 ऊपर बॉस हो जाता है, तो वो फिर मुझे कितना तंग करता है उसे नहीं देखते आप, जो मेरे साथ लगा है। आप सब अलग अलग अपने अपने लिए लड़ते हैं, मिलकर क्यों नहीं लड़ते? है ना कि सरकारी दफ्तरों में SC/ST वेलफेयर एसोसिएशन का होना और दूसरे जनरल वेलफेयर एसोसिएशन का होना यही साबित करता है कि जातिवाद है वहां पे, इसीलिए जाति के अधिकारों के नाम पे वो लड़ाई लड़ रहे हैं। ये क्यों नहीं, नेता ठीक नहीं कर सकते, आप क्यों नहीं ठीक कर सकते? और दूसरी बात जो इन्होंने कही है कि जो दलित ऑफिसर जो प्रमोट होकर ऊपर बॉस बनता है, उसके बनने से प्रशासन में प्रमोशन के मामले में क्या फर्क आता है, इस पे बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक से लौट आए हैं। 2-3 बातें मुख्य रूप से उभर रही हैं कि जो विभागों में प्रमोशन देने की कमेटियां होती हैं उसके बारे में अलग अलग दावे किए जा रहे हैं कि दलितों का सही प्रतिनिधित्व नहीं है। विरोधी कह रहे हैं कि दलितों का भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व होता है। जरूरी है कि यह सूचना आप सबको सार्वजनिक कर देनी चाहिए और प्रक्रिया हमें भी जानकारी रखनी चाहिए इस बहस के दौरान कि होता क्या क्या है। दूसरी बात ये, अभी बैरवा साहब ने कहा कि जो प्रतिकूल टिप्पणियां की जाती हैं कि ये एक्सेलेंट है कर्मचारी लेकिन पदोन्नति पाने योग्य नहीं है। अगर इसमें कोई जातिवादी तत्व है, अगर हर कमेंट को जातिवादी साबित करना शायद व्यवहारिक नहीं होगा, लेकिन अगर है तो ऐसे अफसरों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती है और इनके चुनौती देने की प्रक्रिया क्या है? एक तो अदालत में जा सकते हैं और दूसरा अधिकारी भी जवाब दे सकता है कि मैं योग्य हूं। तो ये एक व्यवस्था है, इसमें बात चल के आ रही है। मेरा सवाल यह है कि पांडे जी, पहले मैं आपसे ही जानना चाहता हूं कि क्या आप मानते हैं कि इनके साथ भी ऐसा होता है? ठीक है, कुछ जो उदाहरण दिया आपने उस पर तो कम से कम सबको गर्व करना चाहिए कि आज बहुत सारे चीफ इंजीनियर दलित हैं और हालांकि उसमें एक और कमी रह जाती है कि जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं वो बहुत कम है अभी भी। ठीक है, इसलिए उनकी आवाज, हाँ वो ठीक है, शायद हम यूपी के संदर्भ में चर्चा करें तो ऐसा हो सकता है। पर मेरा सवाल यह है कि आप लोग इनके हितों को लेकर क्यों नहीं लड़ते हैं? जैसे कि इन जो बहाली के समय सीटें खाली रह जाती है तब आप क्यों नहीं मांग करते कि इनको भरो सीट को आज ही, नहीं तो फिर ये आगे जाके हमारे ऊपर समस्या होगी। बताइए जरा। पहली बात ये, हम सबको रिप्रेजेंट करते हैं, SC/ST भी हमारे मेंबर हैं और हम बहाली करवाते हैं और हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में हमारे पास रिकॉर्ड है। जनरल बात है कर्मचारियों का, ऐसा सामान्यतः नहीं होता है, नहीं होता है। और दूसरी चीज, हमने डेटा इकट्ठा क्यों नहीं होता, इसकी वजह क्या है? ऐसा इसलिए नहीं होता है, चीजें बहुत बदल गई हैं। हो सकता है आज से 20-30 साल पहले होता रहा होगा, लेकिन इस समय तमाम सिलेक्शन कमेटीज हमने देखी हैं जिसमें 80% मेंबर SC/ST के थे, क्योंकि आज के ऊपर के पदों बहुत लोग बैठे हैं, तो चीजें बहुत बदल गई हैं, समाज बदल चुका है। अब समाज में कर्मचारी यूनियन अलग अलग क्यों बन रहे हैं? आप लोग सब मिलके अपने अपने हितों के लिए क्यों नहीं लड़ सकते? इसलिए अलग बनना पड़ा क्योंकि सरकार एक वर्ग के लिए हो गई। हम लोगों ने सर्वजन हिताय संरक्षण समिति इसलिए बनाया, हमने मायावती जी से पूछा, आपने सर्वजन के नाम पर वोट लिया, लेकिन क्या आपके सर्वजन में सामान्य पिछड़े और मुस्लिम शामिल हैं? क्या आपका सर्वजन केवल 23% है? ठीक है, 2 सवाल है जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 3 सवाल का जवाब दे दीजिए फिर आप प्रमोशन दे दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको प्रमोशन मिलना चाहिए और वो जायज है, कभी नहीं कहा कि असंवैधानिक है। ये क्यों नहीं हो सकता है कि गिनती गिन दीजिए कि उस डिपार्टमेंट में प्रतिनिधित्व कितना है, और अगर नहीं है तो जरूर दीजिए, अगर है तो फिर उसको उसकी दूसरी जो व्यवस्था अगर अदालत का है वो रखिए। इसकी गिनती करने में क्या समस्या है? एक्चुअली मैं वही कह रहा हूँ
कि जो लोगों की भावना जो है ना, जो ऊपर में बैठे हुए लोग हैं, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाह रहा हूं कि ऊपर में जैसे हमारे यहाँ बीएसएनएल में ऑल ओवर बीएसएनएल का एक बीएसएनएल बोर्ड है जिसमें 12 करीब उसमें डायरेक्टर हैं, लेकिन उसमें एक भी एससी एसटी का डायरेक्टर नहीं है। जो भी पॉलिसियां वहां से निर्धारित होगी, जो भी बीएसएनएल ऑल ओवर इंडिया के लिए जो भी पॉलिसी बनाएगी, उसमें हमारे हितों का ख्याल नहीं रखा जाएगा। इसलिए वो कभी भी ये मतलब डाटा जो सार्वजनिक नहीं करते, कभी नहीं बताते। जैसे मैं बता रहा हूं, मैं जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूं, मैं जब आया जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर, अभी मैं सब डिविजनल इंजीनियर हूं, लेकिन अभी मैं बार बार कहता हूं कि हमारी सीनियरिटी अभी कहां है। अभी हमारा प्रमोशन नेक्स्ट अगर डिविजनल इंजीनियर होने वाला होगा, लेकिन अभी भी वो देने में असमर्थ हैं। और इस तरह से आपको रिजर्वेशन होने के बाद भी आपको नहीं मिलता है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, वो डाटा नहीं देते, डाटा अवेलेबल, एक्चुअल डाटा जो है नहीं जाता। आरटीआई में सब अवेलेबल नहीं, आरटीआई की भी धज्जियां उड़ाते हैं यहाँ पे। जो सुप्रीम कोर्ट ने 3 शर्तें लगाई हैं वो क्यों मुमकिन नहीं? हमने तो मायावती सरकार में और क्या वो आपके हक में नहीं है? इसी का हम आपको जवाब दे रहे हैं कि जो 3 शर्तें बताई गई हैं, ये कराने में हमको दिक्कत नहीं है। जैसे राजस्थान सरकार ने भटनागर कमेटी गठित करके जांच कराई और तीनों बिंदुओं पर आरक्षण के फेवर में राय आई और उन्होंने आरक्षण कानून बनाया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको वैलिड कर दिया अभी रिसेंटली। ये ठीक है, मतलब ये हो सकता है। और दिक्कत क्या है वो बता रहे हैं हम आपको। दिक्कत ये है कि जैसे यूपी के अंदर मुलायम सिंह जी हैं, उनको यदि ये 3 बिंदुओं पर जांच करने की आप बोलेंगे तो डाटा फेवर में होते हुए भी, डाटा फेवर में होते हुए भी वो डाटा मतलब स्पष्ट नहीं आएंगे। चलिए, एक सरकार अगर कर सकती है कि डेटा सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से जमा कर सकती है कि प्रतिनिधित्व कितना कम है, पिछड़ापन है कि नहीं है, और प्रशासनिक कुशलता पर असर पड़ता है कि नहीं पड़ता है। लेकिन आप चलिए एक सरकार का उदाहरण दे रहे हैं, लेकिन एक सरकार ने तो किया है ना। लेकिन इस बिल में जो बिल है, जो राज्यसभा में पेश की गई है, उसमें लिखा गया कि यह संभव ही नहीं है। अब आप बताइए कि इसलिए नहीं है, हम नहीं तो तो फिर राजस्थान सरकार ने गलत किया होगा ना। उसमें ये एक सेकंड, उसमें ये लिखा है कि इसकी कोई इतनी अनिश्चित प्रक्रियाएं हैं, इसलिए मुमकिन है, इसलिए कैटेगरी को हटा दो। हम वो नहीं कर साहब, ये आपको हर्ट करती है ये बात की इतना अलग अलग यूनियन है। देखिए, अगर वो कह रहे हैं कि मेंटेलिटी की बात कर रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि सरकार ने एक वर्ग का ख्याल रखा, तो इसका मतलब है कि यूनियन अगर बटे हैं तो जातिवाद तो होगा कहीं ना कहीं। सर 80 में रिजर्वेशन के एक मूवमेंट चला था, उस टाइम मैं स्टूडेंट था। हमारे कॉलेज के हॉस्टल में बेंच जो टेबल थे वो वखरे कर दिए थे, रिजर्व कैटेगरी के लिए थे, जनरल कैटेगरी। दैट वाज वेरी पेनफुल फॉर मी। ये तो हमेशा पेनफुल है, जो ऐसा कभी भी सोसाइटी में होता है। इसका सोल्यूशन सोशल लेवल पर करना है। हमारे जो रिलीजियस हैं, दे कैन प्ले, वो कर सकते हैं इसका सोल्यूशन। वो कभी होता नहीं। आप में से कोई सवाल? कि जैसे आपने कहा रेस जब स्टार्ट होती है तो आपको 20 मीटर का ऑलरेडी एडवांटेज मिलता है। अगर वहां से आप रेस देते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर बार बार अगर आपको 20 मीटर का 100 मीटर की रेस में एडवांटेज मिल रहा है तो वहां देश की तरक्की की फिक्सिंग हो रही है। वहां बहुत तालियां नहीं बजी, इसका मतलब आपका भी प्रतिनिधित्व है यहाँ पर। आप जवाब दीजिए। कि जहाँ 20 मीटर 100 मीटर की बात आप कर रहे हैं, मैंने पहले स्पष्ट किया है कि एक प्रेस्क्राइब्ड परसेंटेज फिक्स है गवर्नमेंट सर्विसेज के अंदर। उसमें 20% मात्र डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से आता है, 80% प्रमोशन से भरा जाता है। यदि आप फर्दर 80% पदों में आरक्षण प्रोवाइड नहीं कराएंगे तो ये प्रेस्क्राइब्ड परसेंटेज कभी भी पूरा, वही तो हम कह रहे हैं कि प्रमोशन में वो रोस्टर चालू रखो, उसको डिसकंटिन्यू मत करो। जहां प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन है हम इनके साथ हैं, और जो रिजर्वेशन था प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन था कि किसी को अगर पिछड़ा हुआ है उसको आगे बढ़ाया जाए। कर रहे हैं कि आप आरक्षण के खिलाफ नहीं है? आरक्षण के खिलाफ नहीं है, लेकिन रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। उस आरक्षण के कारण बाकी लोगों को इतना आप इस बात पे इनको ताली बजा दीजिए कि आरक्षण के खिलाफ नहीं है। चलिए, अब आप लोग कम से कम एक बिंदु पे मिल जाइए। और आप, मेरा ये कहना है कि आप इनके लिए ये लड़िए कि इनकी सीटें क्यों नहीं भरी जाती हैं, और ये भी आपके लिए लड़ेंगे कि कोई 30 साल से आपका प्रमोशन क्यों नहीं हुआ, उन्हीं का क्यों रहा, ये क्यों नहीं हो सकता। एक सेकंड, मेरा निवेदन यहाँ उपस्थित सभी लोगों से, बैठ जाइए आप, सभी वर्ग से हैं, हम लोग केवल इतना मात्र अपने मन में खुद न्याय कर लें। खुद ये संभव है कि कौन किसके हक के लिए लड़ रहा है। सभी के हक के लिए लड़ लेंगे तो सारी समस्याओं का निदान हो जाए। हाँ, ये तो भावुक बात हो गई। चलिए, ये संदेश है जो राष्ट्र के नाम संदेश रेलवे स्टेशन पे लिखा है। मैं एक जानना चाहता हूँ, क्या ये वजह है कि किसी ने कहा कि जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग ज्यादा उम्र के बाद नौकरियां पाते हैं,
ठीक है, और उनका प्रमोशन या भर्ती पूरी नहीं होती, ये भी एक समस्या है। बड़ी वजह है, बड़ी वजह है। हाँ, ये एक बड़ी वजह है। एक्चुअली ऊपर के पदों में क्या होगा, हाँ। सीनियरिटी जाएंगे, अगर हमारी सर्विस 35 साल है, किसी का 28 साल है, तो 7 साल पहले रिटायर होगा। हाँ। तो नॉर्मल आईएएस में यही हो रहा है, क्योंकि तो आईएएस ठीक में है। बैच वार प्रमोशन हाँ, है। हाँ। तो उस बैच में पता चला उस बैच उस लेवल तक पहुंचने का जब नंबर आ रहा है, हाँ। तब तो वो रिटायर हो ठीक जा बात रहे है। हैं। तो एक जो बेसिक बात है, तो उसमें आप लोग मिलके तो लड़ने की जरूरत तो पता चल रहा है कि हाँ, संक्षेप में। मैं अभी आप बीएसएनएल का और भाई रेलवे का एक उदाहरण दिया, मैं ये जानना चाह रहा हूं इन लोगों से, सिर्फ हम रिप्रेजेंटेशन देने की बात करते हैं, हमारे रेलवे मंत्रालय का कार्यभार बहुत दिन तक बाबू जगजीवन राम ने संभाला, रामविलास पासवान जी ने संभाला। क्या जो गड़बड़ियां हो रही हैं उसको सुधार नहीं किया रामविलास पासवान जी? एक सेकंड मैं जगजीवन राम जी पे नहीं जाते हैं, उन्होंने उनकी अपनी एक जगह है इतिहास में। रामविलास पासवान जब रेल मंत्री बने, एक उदाहरण लेते हैं, जगजीवन राम छोड़ दीजिए, वो रामविलास पासवान जब रेल मंत्री बने, तो एक दलित के रेल मंत्री बनने से क्या प्रमोशन की व्यवस्था में कोई बदलाव आया, आप बताइए। दलित के रेल मंत्री बनने के बाद उन्होंने ये किया कि स्पेशल ड्राइव चलाए थे, एक तो रिक्रूटमेंट में भी चलाए, जो पहले रिक्रूटमेंट में चलते थे वो उन्होंने प्रमोशन में भी स्पेशल ड्राइव चलाए, ताकि जल्दी जल्दी फायदा हुआ था, भरा जा सके। वो बाद में रुक गया, ये फायदा हुआ था, ये उन्होंने किया। आप किससे पूछना चाहती हैं वो भी बता दीजिएगा। देखिए इतना सारा कौशल जी का रह ही गया, सारा तैयार किया हुआ। हाँ। सर मेरा जनरल क्वेश्चन है, हाँ। जैसे गिल साहब ने कहा कि हम अर्ली स्टेज पर इनको प्रमोशन मिलता है, इनको रिजर्वेशन मिलता है एट द टाइम ऑफ एडमिशन, एट द टाइम ऑफ गेटिंग सर्विस मिलने के समय, उसके बाद जॉब में भी अगर ये एफिशिएंट हैं, फिर इनको प्रमोशन क्यों चाहिए? अपने कैलिबर, अपने मेरिट से। तो ये बता रहे हैं हाँ। कि रोका जाता है अलग अलग कारणों से, इसीलिए वो प्रोटेक्शन की जरूरत है। सर इसमें बहुत कॉम्प्लिकेशन है, इतना सीधा नहीं है। जो प्रमोशन में रिजर्वेशन है, जो स्मॉल कैडर है, 5 पोस्ट या 5 से कम है, उसमें 50% तक रिजर्वेशन दे दिया है। वो हर सेकंड जो है प्रमोट हो जाता है। अलग अलग हर संदर्भ में अलग अलग इतनी सूचनाएं हैं कि वो एक दूसरे को काट रही हैं और चुनौती दे रही हैं, इसलिए बड़ा एक हेडिंग आज एडिटोरियल में हेडिंग है डॉट प्रमोट मोर टेंशन। हाँ, वो तो देखिए वो ऐसा है कि भाई एक नया हिंदुस्तान आजकल चल पड़ा है कि उसमें हम इंडियन है जैसे किसी के अधिकार की बात कीजिए तो। ऐसे तो देश में 10-15 हजार ऐसे पद है जिनको एक्स कैडर डिक्लेयर कर रखा है, और उनमें SC/ST का रिजर्वेशन नहीं है। और जहाँ रिजर्वेशन नहीं है, आप मुझे बता दीजिए कि आपने परसेंटेज से एक सवाल का जवाब दीजिए। कई लोग जो आरक्षण विरोधी हैं वो कहते हैं आपको जब एक बार नौकरी इसलिए मिली कि आप सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े रहे और सामाजिक रूप से नाइंसाफियां हुई, वो मिलने से और प्रमोशन के मिलने तक क्या वो जो नाइंसाफी उसकी भरपाई होती है या उसमें, और प्रमोशन में नहीं होने से क्या बदल जाता है? सर जहां तक सामाजिक बात है वो नहीं होती है। एक शेड्यूल कास्ट का आदमी यदि कलेक्टर भी IAS भी बन जाता है तो भी उसके साथ अनटचेबिलिटी होती है, उसको शेड्यूल कास्ट का कहा जाता है। एक सेकंड बताइए, मैंने आज तक किसी IAS को बाहर निकल के ये कहते नहीं सुना। ये किसी IAS अफसर ने क्यों नहीं कहा कि मुझे IAS बनाने के बाद भी मेरे साथ ऐसा होता? किसी IAS ऑफिसर ने क्यों नहीं कहा? अगर ये बात, उसको कौन रोक रहा? रिटायरमेंट के बाद मैंने आपको एग्जांपल दिया, ऑफिशियल वर्किंग के अंदर भी, हाँ। ऑफिशियल वर्किंग के अंदर भी हाँ। इस तरह का बिहेव होता है। ये कोई पॉलिटिकल बात नहीं है। ये तो बात साबित हो गई। आप लोगों का अलग अलग यूनियन होना ही ये बात को प्रमाणित करता कि है। मुझे एक बात का जानना चाहिए कि हर ACR में, कैरियर रिकॉर्ड में जो प्रतिकूल टिप्पणी की गई है, क्या ये मान लिया जाए कि सारी प्रतिकूल टिप्पणियां जातिवादी हैं? सर मैं आपको बात बताता हूँ, एक CS तो सही हो सकती है, मैं उसमें नहीं कर रहा हूं। इलाहाबाद NC रेलवे का जो कि जनरल मैनेजर के लिए एंटाइटल है, ठीक है, जो जनरल मैनेजर की बनने वाला था, वहां के जनरल इंडिविजुअल केसेस में मैं कह रहा हूं कि आपका उदाहरण सही है, लेकिन क्या सभी को हम सभी प्रतिकूल टिप्पणियों जातिवादी माने? सभी मतलब ये है कि जो कुशलता का बहाना आप बना रहे हैं कि रिजर्वेशन देंगे प्रमोशन में तो कुशलता प्रभावित होगी, वो पहले ही आचार व्यवहार आप लोगों का टूटा हुआ है दफ्तरों के भीतर में, है ना? सवाल टूटा हुआ है। आपसे एक बहुत साधारण सा सवाल है कि यदि आप SC या ST से नहीं होते तो क्या आप चाहते जॉब के बाद आपको प्रमोशन मिले? वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वाह वाह, गुड़िया ने बहुत बढ़िया। देखिए ये जो ताली बज रही है, मैं जो बाहर के दर्शक हैं वो समझ सकते हैं कि यहाँ प्रतिनिधित्व किस तरह से। हाँ सर, ये राम साहब भी अपने लोगों को लेके आते तो ताली बज जाती। खैर ये मैं संतुलन करने के लिए कह दूं, पर सवाल का जवाब दीजिए। हम यदि SC/ST नहीं होते तो नेचुरल है हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, नेचुरल है हमारे पास जमीन होती, धंधा होता, नेचुरल है हम लोग पुजारी भी होते। सुनिए, हम सब होते, तो हमें आरक्षण नहीं चाहिए था।
नहीं चाहिए था बाप रे बाप, आरक्षण। ऐसे नहीं हो सकता है। आरक्षण नहीं चाहिए था बारवा साहब, आपको भी अपने लोग 50-60 लेके आने चाहिए। हाँ, सर, हमको रिजर्वेशन नहीं चाहिए था। जातिवाद को खत्म, आप ये कह दीजिए कि 40 साल में नहीं चाहिए जातिवाद को, जो असली जड़ है उसको खत्म करने का कोई कोशिश नहीं किया जाता। एक सेकंड सुन लीजिए, ठीक है। हाँ सर, आप बोल रहे हैं डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। फ्रैंकली स्पीकिंग, डिस्क्रिमिनेशन इज अ वेरी बैड वर्ड विच यू यूजिंग। आप बहुत बुरी तरीके से यूज करते हैं। एक्चुअली अगर हम यंगस्टर्स में देखें तो हमें ये वर्ड, ये जातिवादी, ये सब अगर एक्चुअली हम ना सोचें तो वी आर ऑल वर्किंग ऑन वन प्लेटफॉर्म, सीरियसली, with all our hard work and everything. I would not say one ST, SC or somebody is, not working but still getting his, उसका बोलते हैं ना, उसको परफॉर्मेंस या फिर उसका जो भी है, उसको जो गेन्स मिल रहे हैं वो मेरे से ज्यादा मिल रहे हैं। नहीं, आज हम इफिशिएंसी हमारे हार्ड वर्क पे काम कर रहे हैं। आप सवाल कीजिए जरा सा। सारे लोग, मतलब ये मैं दर्शकों को बता दूं कि ये लगता है कि जो भीड़ है वो संतुलित नहीं है। अगर राम साहब के भी लोग होते तो हाँ ठीक है। नहीं, वो तो देखिए, क्योंकि सारे सवाल बैरवा जी को टारगेटेड हैं, इसीलिए। मैं आई जस्ट वांट टू आस्क द क्वेश्चन दैट क्या रिजर्वेशन ही एकमात्र सोल्यूशन है? अकाउंटेबिलिटी आप चेक करो ना, ये पॉलिटिकल पार्टीज आपको डिवाइड कर रही हैं, आप ये देखो, आप क्यों अपने ये। चलिए, अब पहले बैरवा साहब आप जवाब दीजिए, फिर पांडे जी जवाब देंगे, इसी पे खत्म करूं। हमारा रिक्वेस्ट ये है कि भारतीय संविधान में जो इक्वलिटी लिखा है वो सिर्फ प्रमोशन में रिजर्वेशन के बारे में नहीं है, वो पूरा सारा क्षेत्र है, मतलब सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जितना भी क्षेत्र है उसमें इक्वलिटी होनी चाहिए। ठीक है। और मैं जो बार बार कह रहा हूँ, वो जो बुरा लग रहा है, हाँ। वो वही फील्ड है जहाँ पर की इक्वलिटी नहीं है। वो इक्वलिटी आप ला दीजिए, आरक्षण नहीं चाहिए। मैं लास्ट आपके पास आऊंगा। हाँ, हमारा ये कहना है कि राइट टू इक्वलिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट कॉन्स्टिट्यूशन कहता है हाँ। कि लोग रोजगार, पब्लिक सेवा योजना में समानता का अधिकार। हाँ। हमारा ये कहना है कि बैचवार प्रमोशन हो, और अगर किसी बैच में जो लोग छूट रहे हैं उसके लिए एक स्पेशल कमेटी बन जाए और रिव्यू करें, जिसमें 50% मेंबर SC/ST को हो, 50% मेंबर जनरल के हो, कि कोई जो ये बात आ रही है कि हमारे साथ ये हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, वो खत्म हो, कि वो डिस्क्रिमिनेशन सोल्यूशन है। एनडी राम साहब, सर, ये जो रिजर्वेशन है, हाँ। रिजर्वेशन है जातिवाद पे आधारित है। मैं भी रिजर्वेशन के पक्ष में नहीं हूं। अगर जातिवाद को खत्म कर दिया जाए, जातिवाद खत्म कर दीजिए, रिजर्वेशन नहीं चाहिए। गिल साहब, एक सेकंड। कास्टिज्म है, पॉलिटिकल पार्टी जैसे प्रमोट कर रही हैं, उनको स्ट्रांग विल शो करना चाहिए, ऐसे प्रमोट नहीं करना चाहिए। इलेक्शन से पहले सर्वे होता है, कितने ब्राह्मण है, कितने जाट हैं, ये वो दोनों पार्टी करवाती हैं, पर एक फेर हार जाती है। मुझे नहीं पता आपकी रिसर्च क्या कहती है, फायदा होता है या नहीं होता है। पर एक सहमति यह है कि गिनती हो जानी चाहिए, अगर राजस्थान सरकार ने किया है तो, लेकिन फिर भी बहुत सारी बातें इसमें फिर छूट गई हैं। इस बहस में भी जो मैंने कोशिश की थी कि कर्मचारी यूनियन के लोग आएं और तथ्यों पर बात करें, ये पता चल रहा है कि आपके देश में अब कुछ ऐसे विभाग जरूर हैं जहां पर अब अनुसूचित जाति के लोग पर्याप्त संख्या में अफसर हैं, लेकिन क्या ये सारे विभागों की ऐसी तस्वीर है? क्या इतना बड़ा देश है, चंद 100 विभागों के उदाहरण से इसे एक वास्तविक तस्वीर के रूप में समझ सकते हैं? और दूसरा कि अगर अन्याय हो रहा है उस सिस्टम में, तो इसके लिए जो अलग अलग यूनियन बने हुए हैं वो आपस में मिलकर क्यों नहीं लड़ सकती हैं? अगर इनका नहीं लड़ना, इनका अलग होना ही इस बात को, इस जरूरत को रेखांकित करता है कि समस्या है, घोर नाइंसाफी प्रमोशन के मामले में हो रही है, जिसके शिकार आप भी हैं और जिसके शिकार पांडे जी भी हैं। तो आप लोग मिलके लड़िए तो कोई एक रास्ता निकले, वरना आप बट के वोट देते रहिए, ये भी एक रास्ता ही है लोकतंत्र में। आप देख रहे थे हम लोग। नमस्कार।